नमस्ते ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पोएम सेकंड। पोएम नेम है द लेबरनम टॉप। पोइट है टेड ह्यूज। इसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा, द नेम ऑफ द पोएम इज द लेबरनम टॉप एंड द नेम ऑफ द पोइट इज टेड ह्यूज। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि जो लेबरनम है वो एक ट्री है। टॉप यानी कि एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपरी हिस्से की बात की जा रही है। ये जो ट्री है ये पॉइजनस ट्री होता है। सफ़ेद फ्लावर्स इस पे आते हैं और पोइट एक सीन क्रिएट कर रहा है, एक सिचुएशन हमें बता रहा है कि किस प्रकार से इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसकी स्थिति क्या है और वहाँ पर क्या घटित होता है। तो आइए पोएम की डिटेल समरी पढ़ने से पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टिल, खामोश, साइलेंट। सीड्स, बीज। ट्विचिंग, हिलना। चर्प, चहचहाना। सिल्क, पतली। एब्रप्ट, एकदम। चिटरिंग, चहचहाना। ट्रेमर, कंपन। ट्रेम्बल, कांपना। थ्रिल, उत्तेजना देना। स्टोक, भरना। फ्लर्ट आउट, उड़कर जाना। मास्क, नकाब। इरी, विचित्र। डेलिकेट, नाजुक। इन्फिनेट, अनंत। सबसाइड, कम होना। डियर स्टूडेंट, ये इसके वर्ड मीनिंग है। जब हम स्टेंजा पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्ड मीनिंग हमारी मदद करेंगे। आइए पोएम पढ़ने से पहले इसकी डिटेल समरी हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में पोइट क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाहता है। तो देखिए पोइट जो बता रहा है वो क्या है। द पोइट सीज ए लेबनम ट्री। पोइट लेबनम ट्री को देखता है। कवि लेबनम वृक्ष के बारे में बताता है, उस वृक्ष को देखता है। इन दी आफ्टरनून ऑफ ए सेप्टेम्बर डे। सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने की दोपहर के समय की ये बात कर रहा है। इन दी आफ्टरनून, दोपहर बाद के, ऑफ ए सेप्टेम्बर डे, सितंबर का दिन है। द टॉप ऑफ दिस ट्री इज साइलेंट। यानी कि पोइट है वो एक सीन क्रिएट कर रहा है, एक सिचुएशन बता रहा है कि सितंबर के महीने में दोपहर बाद के एक दिन की घटना है कि जो ट्री है लेबनम, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो साइलेंट है, खामोश है, चुप है। ए फ्यू ऑफ इट्स लीव आर येलोइंग। दोपहर के बाद का समय है तो सितंबर का जो महीना है उसमें ऊपर की जो सिचुएशन है पेड़ की, उसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो पीले पड़ गए हैं। यानी कि ऊपरी जो हिस्सा है सन का प्रकाश गिरने की वजह से वो पीला पड़ा हुआ है। देन द गोल्डन फिश बर्ड कम्स एंड द साइलेंस ऑफ द। देखिए तभी एक घटना घटित होती है, एक दूसरा सीन क्रिएट होता है, एक सिचुएशन बनती है। गोल्डन फिंच नाम का एक पक्षी आता है। जो खामोशी होती है उस पेड़ की, जो साइलेंस सिचुएशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, ट्री इज ब्रोकन। उसकी जो साइलेंट जो सिचुएशन होती है वो उसकी भंग हो जाती है, उसकी शांति भंग हो जाती है पेड़ की। इट स्टार्ट्स चर्पिंग। इट स्टार्ट चर्पिंग, ये जो पक्षी है ये चहचहाना स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देता है। द गोल्डन फिश इज थिन एंड एक्टिव लाइक ए लिजार्ड। लिजार्ड छिपकली होती है, लाइक ए लिजार्ड, छिपकली की तरह। यानी कि इस पक्षी की जो तुलना है, गोल्डन फिंच की जो तुलना है वो छिपकली से की गई है। ये पतली है और चुस्त है, यानी कि छिपकली की तरह ये पतली और चुस्त है। एज सुन एज इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड है जो यूज होता है, हमने पढ़े भी हैं कंजक्शन लिंक कर, वहाँ पर इसका यूज होता है एज सुन एज, जो ही। इट इंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जो ही का मतलब ये जो पक्षी है, जो ट्री की जो सिचुएशन है वो पहले साइलेंट है, जो ही ये पक्षी आता है और पेड़ की जो ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, इट बिकम्स नोइजी। देयर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड इन द ट्री। जो ही ये पक्षी उड़ता हुआ आता है और पेड़ की टहनियों के अंदर घुसता है, वहाँ पर नोइजी, शोर होना स्टार्ट हो जाता है, नोइजी।
यानी कि धमनी आनी स्टार्ट हो जाती है। देयर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड, क्योंकि इस पेड़ के अंदर जो टहनियाँ हैं वहाँ पर उसके बच्चे हैं। नाउ देयर इज द नॉइज ऑफ चर्पिंग एंड द मोमेंट ऑफ विंग्स। नाउ अब सिचुएशन जो होती है उस पेड़ की, जो चुप्पी होती है, जो खामोशी होती है, वो टूट जाती है और जो पेड़ है वहाँ पर चहचहाट और मूवमेंट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो पक्षी है उसके जो पंख है वो फड़फड़ाने की आवाज़, उसके चहचहाने की आवाज़, यानी कि जो ट्री होता है वो अलग ही सिचुएशन क्रिएट करता है। उसकी जो सिचुएशन होती है वो बदल जाती है, साइलेंट से वो ट्रेम्बल सिचुएशन में आ जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा जो वृक्ष है उसके अंदर कंपन स्टार्ट हो जाती है। पूरा जो वृक्ष है उसके अंदर हलचल हो जाती है। पहले खामोशी थी, अब वो जो सिचुएशन है वो खामोशी टूट चुकी है। द पोइट सेज दैट दिस नॉइज इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली। कवि बताता है कि ये जो धमनी है, ये जो शोर है, ये उस पक्षी के परिवार का इंजन है। यानी कि जब पक्षी उड़कर आता है और ब्रांचीज के माध्यम से ब्रांचीज के अंदर घुसता है और घोंसले तक पहुंचता है और अपने बच्चों के पास जाता है, तो सभी जो बच्चे हैं उसके वो शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंजन के रूप में कार्य करता है, पावर के रूप में कार्य करता है। सी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स। पूरा का पूरा जो उसका फैमिली है, पूरे जो परिवार है उसका, वो इंजन की तरह काम करता है। पूरी ताकत से वो शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जिस प्रकार से इंजन स्टार्ट होता है और वो गति पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर जो शोर है वो तीव्र हो जाता है। देन इट फ्लियर आउट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। तभी एक दूसरी घटना घटित होती है। कुछ समय के बाद वो जो पक्षी है गोल्डन फिंच वो उड़ता है और पेड़ की एक टहनी पर आकर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द गोल्डन फिश चर्प्स लाइटली। कुछ समय के बाद जो गोल्डन फिंच पक्षी है वो हल्के से चहचहाती है। एंड फ्लाइज अवे इन दी स्काई, और आसमान में, आकाश में उड़ जाती है। एज सुन एज, जैसे ही, जो ही, सी लिव्स दी ट्री, जो ही वो पेड़ को छोड़ती है, इट बिकम्स साइलेंट अगेन। पहले वाली सिचुएशन दोबारा से बन जाती है। जो ही वो उस पेड़ को छोड़कर जाती है, दोबारा से वो पेड़ जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो साइलेंट है उसका महत्व बताया गया है, यहाँ पर इंजन का महत्व बताया गया है, यहाँ पर जो पक्षी है उसकी सिचुएशन को जोड़ा गया है पेड़ की सिचुएशन से। इट अपियर्स एज इफ इट वर एम्प्टी। अब ये वैसा ही प्रतीत होता है जैसे पहले था। यानी कि दोबारा से ये जो पेड़ है वो साइलेंट होता है। ऐसा लगता है जैसे ये खाली था, यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, ये इसकी डिटेल समरी थी। अब हम इस पोयम के स्टेंजा पढ़ेंगे। तो एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। The name of the poem is The Laburnum Top and it is written by Ted Hughes. Dear students, यहाँ पर एक पक्षी और ट्री की सिचुएशन बताई गई है। जो ट्री है वो साइलेंट है। दूसरा एक सीन क्रिएट होता है, एक पक्षी आता है, उस पेड़ की जो खामोशी है, जो साइलेंट है, उसको दूर करता है और वो जो पेड़ की सिचुएशन साइलेंट थी वो कन्वर्ट हो जाती है शोर शराबे में। और कुछ समय बाद दोबारा से घटना घटित होती है कि वो पक्षी वापस उड़कर चला जाता है और दोबारा से वो पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार की घटना इस पोएम में हमें पढ़ने को मिली। अब लाइन वाइज लाइन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि स्टेंजा फर्स्ट में किस प्रकार की बातें की गई है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लेबनम टॉप हम डिस्कस कर चुके हैं। लेबनम एक ट्री होता है, पॉइजनस, पीला, थोड़ा मीडियम लेवल का ये वृक्ष होता है। इसकी जो सिचुएशन है वो साइलेंट है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर्स, सितंबर के महीने की बात है, दोपहर बाद की सिचुएशन की बात कर रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है वो उसके ऊपर पड़ रहा है, उसके टॉप के ऊपर।
ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है उस पेड़ के ऊपर, वहाँ की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई है। एल ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं। यानी कि पतझड़ ये ऋतु होती है, और पतझड़ में सभी जो बीज होते हैं तकरीबन वो गिर जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजे में हमें पेड़ की सिचुएशन के बारे में पता चला कि पेड़ किस प्रकार है, उसके जो पत्ते हैं वो पीले दिखाई दे रहे हैं और उसके जो बीज हैं वो गिर गए हैं। अब देखिए स्टेंजा 2, टिल द गोल्डन फिंच कम्स विद ए ट्विचरिंग चर्प। अब एक घटना घटित होती है, गोल्डन फिंच नाम का एक पक्षी, एक चिड़िया आती है, विद ए ट्विचरिंग चर्प, वह चहचहाती हुई। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, जैसे ही वो चहचहाती हुई आती है, स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, वो उस पेड़ की एक शाखा पर बैठ जाती है। देन सिल्क एज ए लिजार्ड, वो इस प्रकार से दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होती है। एंड ए अलर्ट एंड अब्रप्ट, जिस प्रकार से एक छिपकली एक्टिव होती है, पतली होती है, जिस प्रकार से छिपकली चुस्त होती है, एक्टिव होती है, उस प्रकार से वो उस पेड़ की शाखाओं के अंदर घुसती है। सी इंटर्स दी थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप, जैसे वो उन शाखाओं के अंदर घुसती है, मशीन की तरह वहाँ पर शोर शराबा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही वो अपने बच्चों के पास पहुँचती है, सभी उसको देखकर चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो पेड़ है उसके अंदर हलचल हो जाती है। ऑफ चटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, और जोर जोर से शोर शराबा होना स्टार्ट हो जाता है, चहचहाट की आवाज़ आती है, पक्षियों के पंख जो होते हैं उनके फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, पूरा जो वृक्ष है उसके अंदर हलचल होती है, पूरा वृक्ष कांपना स्टार्ट कर देता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वहाँ पर एक अलग ही मोमेंट दिखाई देती है। पहले जो वृक्ष साइलेंट था, अब उसके अंदर तीव्र गति से हलचल हो गई है, पूरा जो वृक्ष है वो तीव्र गति से कांप रहा है, उसके अंदर हलचल हो रही है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो शोर शराबा है, ये जो धमनी है, ये उस पक्षी के परिवार का इंजन है। एक प्रकार से जिस प्रकार से मशीन इंजन जब स्टार्ट होता है तो तीव्र गति से पावर के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर उसकी जो पूरी फैमिली है उसको पावर के रूप में इंडिकेट करता है। पोइट बताना चाहता है कि जो लव होता है वो फैमिली के अंदर किस प्रकार से समाया होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो परिवार है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है एक इंजन की तरह। जब तक किसी भी मशीन का इंजन पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, एकजुट नहीं रहेगा, तब तक वो मशीन काम नहीं कर सकती। अब देखिए स्टेंजा नंबर 3, जो लास्ट स्टेंजा है। सी स्टोक इट फुल देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, अब जैसे वो ब्रांचेज के अंदर घुसी, अपने बच्चों के पास गई, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो दोबारा से वापस एक शाखा पर आकर बैठ जाती है। शोविंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि ये जो पक्षी है इसके चेहरे की बात की गई है, इसका जो चेहरा है वो धारीदार है, ब्लैक है, इसके मास्क नकाब की तरह इसका फेस दिखाई देता है, और इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, जो मैच करता है लेबरेम ट्री का जो टॉप हिस्सा है उसके जो पत्ते पीले पड़ गए हैं, उसी प्रकार से ये प्रतीत होती है। और जैसे ये इसके अंदर घुसती है तो उसमें समा जाती है। तो ये बता रहा है शोविंग हर बियर्ड फेस, तो वो अपने चेहरे को दिखाती है अपने बच्चों की तरफ। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है पोइट कि वो क्यों दिखाना चाहती है, वो अपने बच्चों को अपना फेस रिमाइंड करवाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि वो गलतफहमी के शिकार न हो जाएं और उसका जो चेहरा है उनके माइंड में छप जाए, बैठ जाए। देन विद एरर डेलिकेट विस्टल चप विस्प्रिंग्स, और कुछ समय बाद जो स्थिति होती है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है, जो कोमल जो सिचुएशन होती है वो बदल जाती है, और जो पक्षी होता है वो किस प्रकार से वहाँ से उड़ जाता है। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। वह अपने चेहरे को दिखाती है अपने बच्चों से, तब वह विचित्र एवं नाजुक चहचहाती हुई हल्की आवाज से, इरर होता है विचित्र, डेलिकेट कोमल, नाजुक, चर्प विस्परिंग
सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनेट। इन्फिनेट होता है अनंत, इन्फिनेट अनंत, पूरा जो आसमान होता है वो उसकी ये बात कर रहा है। सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनेट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि वो अपना चेहरा दिखाने के बाद फ्लाइट भरती है और जो अनंत आसमान है उसमें वो उड़ जाती है चहचहाती हुई। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और पहले वाली जो स्थिति होती है ट्री की वो बन जाती है। यानी कि पहले जो खामोशी थी, जो साइलेंट था पेड़, वैसी पुनः स्थिति उसकी बन जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, इस पोएम से हमें सीखने को जो मिला, किस प्रकार से जो पक्षी है उसकी जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पक्षी का कलर मैच कर रहा है, जो इसके पत्ते हैं ट्री के लेबोनियम के उससे मैच कर रहा है, और एक इंजन की बात की गई है, एक पावर की बात की गई है। तो ये हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है कि किस प्रकार से एक फैमिली के लिए उसका जो महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है उसके सभी लोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये पढ़ाई हुई पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से समझें, और ये जो पोएम है हमें बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।